सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, सवात में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी हम सब ने मज़म्मत की और इंतहाई तकलीफ़ दे, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि जहाँ पर पूरी कौम इस वाक़ये पे सोगवार है, सब ने अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज़ में इसकी मज़म्मत की और शदीद मज़म्मत की। वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वाक़ये को अपनी सोच के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्लिप रेडी होगा, ये ज़रा चलाइएगा, फिर मैं बात करती हूँ। सुना आपने, ये वही शानदाना गुलजार हैं जो चंद दिन पहले कौमी असम्बली में खड़ी होकर बड़ा अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर करके अपनी इल्मियत झाड़ रही थी, जिन्हें PTI का एक सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, खूबसूरत चेहरा कहा जाता है। लेकिन अब आप देख लें कि किस तरह ये सवात वाक़ये पर, जिसमें इंतहा पसंदों ने एक जीते जागते इंसान को सिर्फ एक इल्ज़ाम पर जिंदा जला डाला। और क्योंकि ये वाक़या पख्तूनख्वा में पेश आया जहाँ PTI की हुकूमत है, तो मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा को इस वाक़ये के पीछे भी साजिश नज़र आने लगी। प्लांटेड कह रही हैं इस वाक़ये को, ये पता नहीं अपने होश में थी कि नहीं। बजाय सलमनाक वाक़ये की मज़म्मत करने के मोहतरमा ने हिस्ब रवायत इसे भी साजिश से जोड़ दिया, इसको भी प्लांटेड कह दिया। और ऊपर से देखें कि मजहबी टच के साथ नाउजुबिल्ला कुरान उठाने का भी इन मोहतरमा ने दावा कर दिया। तौबा तौबा, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ कहना चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि बीबी अल्लाह का कुछ तो खौफ करें, जान अल्लाह को देनी है। इतनी भी क्या आपकी मजबूरी है कि सियासत की खातिर हकाइक को आप मसक कर दें, सच को झूठ, झूठ को सच बता दें। कुछ तो ख्याल करें कि आखिरत में अल्लाह को भी आपने जवाब देना है। लेकिन लगता है कि हकाइक को मसक करना हो, तनकीद बराए तनकीद करनी हो, इंतशार करना हो, फसाद को हवा देनी हो, तो पता नहीं आप जैसे लोग माशरे में क्यों बिगाड़ का कोई जो मौका होता है वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। अब मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि ये सोच और रवैये का ये मातम आप कह लें, मातम कहा जा सकता है कि जिसका मुजाहरा ये शानदाना गुलजार साहिबा ने अपनी गुफ्तगू में की है। अच्छा, आज से पहले तक भी मैं इन मोहतरमा को ये बड़ा एक पढ़ी लिखी खातून समझती थी, मगर अब तो आप देख लें कि मेरी भी सोच इस हवाले से बदल गई है ये बयान सुनने के बाद कि ये ऐसी बेतुकी बातें कर रही हैं, ऐसी मिसालें दे रही हैं कि इसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये सवाल उठाना कि कत्ल किया गया जो शख्स है वो सियालकोट से वहाँ गया क्यों था, ये कितनी हैरान कुन बात है। भाई, सियाहती इलाकों में आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों हज़ारों लोग जाते हैं, आ जा रहे होते हैं। क्या उनकी फुफियाँ या उनके खालाओं के घर होते हैं वहाँ पे? जाहिर है वो सियाहती इलाकों में जाते हैं, सियाह वहाँ पे सैर करने के लिए जाते हैं। सियाह वहाँ क्यों जाएंगे, ये क्या सवाल है। और मौसूफा ने सवाल ये पूछा, काश मौसूफा ये सवात वाक़ये पर कौमी असम्बली में बहस पर तनकीद करते वक्त ये जड़ा वाले वाक़ये की मिसाल दे रही थी ना, याद करवा रही थी, तो काश ये भी याद कर लेती कि वो निगरान दौर का वाक़या था। लेकिन फिर भी अदलिया और इंतज़ामिया से लेकर निगरान हुकूमत तक सब ने अपना अपना किरदार अदा किया था। मुकदमात दर्ज हुए थे, रिकॉर्ड मुद्दत में तमाम जो गिरजाघर हैं उनकी तामीरें नो की गई थी। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी अहलिया के साथ जड़ावाला का दौरा भी किया था। याद है आपको शानदाना गुलजार साहिबा? लेकिन आपने जो तासुब की ऐनक पहन रखी है ना, इसमें ये सब आपको नज़र नहीं आएगा। मैं ज़रा पूछना चाहूँगी, अब ज़रा आप बताएं कि सवात तो PTI का अक्सरियती इलाका है, क्यों किसी PTI रहनुमा ने इस वाक़ये के वक्त जो मुस्बत किरदार एक होना चाहिए था वो अदा करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों KP हुकूमत ने इस वाक़ये का हंगामी बुनियादों पर नोटिस नहीं लिया? लेकिन इन सवालों का जवाब मेरे ख्याल से आपके पास नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बल्कि मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, माहिर कानून है। हाफिज़ साहब, इद्दत केस आज एक्सपेक्ट था कुछ और, क्योंकि जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी, उनकी ट्वीट्स भी। क्या लीगल स्ट्रैटेजी में कोई फॉल्ट था? ये जो सज़ाएँ बरकरार रखी गई, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और उसके अंदर कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर एज ए लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वो आज का जो फैसला आया है उसको सपोर्ट करेगा। वो उसकी दो बुनियादी वजहें, एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई क्रिमिनल केस के अंदर आपको कन्विक्शन होती है और उसके बाद ये है कि आपकी अपील जो है वो फिक्स बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट फिक्स हो जाती है और दोनों के दरमियान ज़्यादा देर नहीं होती, जिस तरह इस केस के अंदर जो था कि 2 को आपकी अपील फिक्स है
और उसके पहले आप इसको आर्ग्यू कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको भिजवाया है और आप कह रहे हैं कि हमारी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का कहें, और जब आपको पता है उस चीज़ के अंदर कि वो 3 कैटेगरीज के अंदर भी फॉल नहीं करती जो आपकी स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन सेक्शन 426 के नीचे है, कि जिसके अंदर ये है कि अगर आपको सज़ा 3 साल से कम हुई या 3 साल तक हुई हो तो 6 माह तक आपकी अपील ना लगे तो आपको बेल मिल जाती है 426 में। अगर 3 साल से 7 साल के अंदर सज़ा हो और आपका केस 1 साल तक अपील में ना लगे तो आपको बेल मिल जाती है, ये सस्पेंड हो जाता है। और तीसरी ये है कि आपको 7 साल से ज़्यादा अगर सज़ा मिले और आपका केस 2 साल के अंदर फिक्स ना हो तो आपको बेल मिल जाती है, और अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है तो उसके पैरामीटर्स जो हैं वो कुछ और हैं। अब इस केस के अंदर जो 3 फरवरी को आया उसके अंदर 7 साल की सज़ा है, तो लिहाजा ये और आपकी अपील भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे नीचे भी जो है आपने सस्पेंशन को नहीं किया और उसके बावजूद आपकी अपील जो थी वो जल्दी सुनी गई। जनरली पाकिस्तान के अंदर जो अपील्स हैं वो सेशन कोर्ट हो या आपका हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर टाइम लगता है चूंकि उसके अंदर आपको नंबर वाइज चलना होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जब वो एक फैसला आया और उस जज ने फैसला नहीं सुनाया, हाई कोर्ट के अंदर गया, हाई कोर्ट ने 13 जून को एक ऑर्डर किया कि जी 15 दिन के अंदर इसका फैसला कर दें और अगले 30 दिन यानी कि टोटल 30। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ा एक लीगल स्ट्रेटजी फेलियर है। बावजूद इस चीज़ का पता है कि इस 426 के एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी उसको प्रेस करना, और उसका नुकसान ये है कि जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आएंगे हालांकि टेंटेटिव नेचर्स की हैं, और 426 का मतलब ये है कि अगर आपका मेन केस फिक्स नहीं हो रहा तो आपको उतनी देर तक बेल दी जाए। तो वो जो फेलियर है पॉलिटिकल इसका लीगल स्ट्रेटजी का, उसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही। और अगर आप यही फैसला 10-12 दिन के बाद जज साहब जो उसके लेकुनर्स हैं प्रोसिक्यूशन के या जो एक हेस ट्रायल के अंदर था या प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, तो फिर क्या ये जज जो हैं ये बड़े अबव बोर्ड हो जाएंगे? क्या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल अपॉन कर जाएगा? फिर क्या इंस्टीट्यूशनल की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी? और आप ये देखें कि पिछले 1 माह से जितने भी फैसले आए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो PTI की या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फेवर के अंदर आए, चाहे इलेक्शन कमीशन का आए, चाहे आपका तोशा खाना का आए, चाहे आपका साइफर का आए, चाहे बेल्स के मैटर्स आए, चाहे आपके इलेक्शन कमीशन का आए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अगर फैसला जो आए तो आए इतनी जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको रिजेक्ट करना और ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का कत्ल हो रहा है या हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़ेब नहीं देता कि जब आप अदालत के अंदर हैं, अदालत आपको इंसाफ कानून के मुताबिक देख रही है और फिर उसी के पास आपने जाना है और आप ये कहें कि नहीं जी फैसला मेरी मर्जी का हो, तो ये एक पॉलिटिकल और लीगल डायकॉटमी है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में है। मैं जीतूं तो पाकिस्तान का जज ठीक, पाकिस्तान की अदालत ठीक, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ठीक, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस ठीक, और अगर मैं नहीं जीता या मैं मेरे खिलाफ फैसला आता है तो फिर ये है कि अदालत भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ भी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है और हमारे जुडिशल इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैच्योरिटी में मुजाहरा करना चाहिए। हाँ, जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कन्फ्रंटेशन के अंदर जाते हैं तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का ये हिस्सा है, लेकिन उसको इस तरह करके इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करना मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब बात है और ये चीज़ जो है पिछले 10 साल से हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी सराहियत कर चुकी है। अच्छा, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दे दिया कि फ़ैसला जल्द सुना दिया जाएगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या फ़ैसला आ सकता है और कितनी जल्दी आ सकती है? देखिए, एक तो ये है कि जो फैसला इस वक्त चैलेंज किया गया है वो पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच का है, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अपहोल्ड किया है कि जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने 2 चीज़ें कही। एक, उन्होंने कहा था कि SIC जो है वो एंटाइटल्ड नहीं है, और दूसरा जो प्रोपोर्शंस का उन्होंने फैसला किया कि जो सीट्स जो थी वो उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी, और इस पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को रखा। हाँ, उससे इख्तलाफ इस चीज़ का हो सकता है कि जब आपने जो सीट्स जो हैं, जब प्राइमरीली ये है कि जो आपने जीती हैं उसके ऊपर आपको प्रोपोर्शन मिलेगा, तो फिर ओवर एंड अबव का फॉर्मूला क्या है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर फिर एक पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रैटेजी का फेलियर आ रहा है कि PTI बदाते खुद जो है ना उसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, ना पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई, ना SIC ने पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर किया, और सिर्फ ये कह देना कि चूंकि हम कह रहे हैं, ना आपने आर्टिकल 51 को फॉलो किया, ना सेक्शन 104 को किया इलेक्शन एक्ट का, ना रूल 92, 93, 94 को किया,
ना आपने लिस्टें दी उस चीज़ के अंदर, ना आपके कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी आई, और आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको ज्वाइन किया जो खुद असेंबली का हिस्सा नहीं है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि आर्टिकल 51 जो है उसके मुताबिक जो फैसला यही आएगा कि ये SIC डिसएंटाइटल है। हाँ, दूसरा जो ये जोर दे रहे हैं कि हाउस को फुल होना चाहिए, तो अगर हाउस को फुल होने वाली बात है तो फिर जो हाउस के अंदर मौजूद हैं उसकी तरफ मेरा ख्याल है ये बात जाएगी कि अगर एक बंदा जो हाउस के अंदर है फिर उनको दें, बजाय जो हाउस से बाहर वाले हैं वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये वो चीज़ है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसके लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह आज प्रोसीडिंग्स हुई है और बड़े टफ क्वेश्चंस जो हैं वो किए गए हैं, और इसी तरह SIC को आए हैं। तो प्रिवेल अपॉन अगर प्लेन लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे जाया जाएगा आर्टिकल 51 के ऊपर, तो SIC या PTI एंटाइटल नहीं है। और अगर आप उसके ऊपर जाते हैं कि जिसके अंदर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है जो नहीं जा सकती प्लेन टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो शायद कोई फैसला जो है वो हो रहा है। लेकिन जो भी फैसला आए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा फैसला, आप क्या ये देखते हैं? फैसला तो इसी हफ्ते आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अभी 2-3 है, मेरा ख्याल है मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक इसका फैसला, मतलब कमिंग वीक में फैसला ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी हाफिज साहब आपका तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कमर ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले बजट पे बात करते हैं, क्योंकि बजट आने के बाद आप शायद मेरी बात नहीं हो सकी प्रोग्राम में, तो मैं आपसे बजट के हवाले से कॉमेंट लेना चाहूँगी कि बजट अवाम दोस्त है, अवाम खुश है, किस तरह देखते हैं? क्योंकि हर दफ़ा बजट की ये कहानी होती है कि कोई उसी बजट को अवाम दोस्त कह रहा होता है कि इससे अच्छा बजट तो हो ही नहीं सकता था ऐसे हालात में, लेकिन बहुत से लोग तनकीद कर रहे होते हैं। मुझे याद है कि जब PTI बजट पेश करती थी तो बिलावल साहब इसको IMF जो बजट नामंजूर के नारे लगाते होते थे। अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा इतराफ़ कर लिया सर कि ये बजट IMF के साथ मिलकर बनाया गया है। अब पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिमायत कर रही है सर, क्या वजह है? डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि हमारे जैसे मुल्कों में हुकूमतों के हाथ ऑलमोस्ट बंधे होते हैं स्पेस टू गिव फैसिलिटीज टू पब्लिक, जिसको अवाम दोस्त बजट कहा जा सकता है। अवाम दोस्त बजट तो वही हो सकता है जो टैक्स फ्री हो। अवाम दोस्त बजट तो वही हो सकता है जिसमें सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफे हों, और वही हो सकता है अखराजात गवर्नमेंट के कम हो और आमदन ज़्यादा हो और गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस हो कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। अब हमारे यहाँ पिछले 70, 72, 75 साल से जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है उससे पाकिस्तान की जो लायबिलिटीज़ है वो इतनी बढ़ गई है, अखराजात इतने बढ़ गए हैं, हमारा सैलरी बिल, हमारी पेंशन्स और कर्ज ले ले के जो हम गुजारे वो कर्ज हम पाकिस्तान की ग्रोथ पे इस्तेमाल ना कर सके, ये अलग का बात कि वो कर्ज किसने लिया, क्यों लिया, कैसे लिया, वो एक अलग बहस है, लेकिन आज वो है, एक लायबिलिटी है। अब हमारी हुकूमत का प्रॉब्लम ये होता है, जो भी हुकूमत आए, कि उसके पास आमदन कम, खर्च ज्यादा और लोगों की तवक्को ज्यादा होती है। हर तरफ से जिन पे टैक्स लगना है वो कहते हैं टैक्स न लगाएं। एक एग्रीकल्चर क्लास कहेगी हमें टैक्स न करें, इंडस्ट्री कहेगी हमें रिलीफ दें, हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, आप हमें चीजें सस्ती करके दें, टैक्स ना लगाएं। ऐसी सूरत में और बाकी तबकात भी, और अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती तो आप अपना अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट हाथ बंधे होते हैं, लिहाजा किसी बजट को भी अवाम दोस्त बजट हुकूमतें हमेशा कहती हैं और मजबूरी वाला कहती हैं। मैंने आज तक जितने बजट सुने हैं उसके ऊपर जनरल कमेंट यही आया है कि अवाम पे एक बम गिरा दिया और ये अवाम दुश्मन बजट दे दिया।
यही एक दावा होता है। सब इसी के अपने टैक्स का जिक्र किया, जिससे टैक्स लेना चाहिए उससे टैक्स लिया नहीं जाता है, लेकिन जो तबका ऑलरेडी टैक्स दे रहा होता है उन पर टैक्स का मजीद बोझ डाल दिया जाता है, सैलरीड लोगों को फीस दिया जाता है बाकायदा। अब आप देख लें कि सैलरीड लोगों पर दोबारा टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगी, कल शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था और उन्होंने एग्री किया था मेरी बात से। आप भी एक ज़ीरक सियासतदान हैं, एक्सपीरियंस तजर्बाकार, कि जो लोग अब कुछ लोग बेचारे अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर करके यहाँ पे इतना थक जाते हैं सर कि फिर वो उर्दू वाला सफ़र करना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ से डिग्रीज लेने के बाद, मेहनत करने के बाद वो बाहर जाके दूसरे ममालिक में जॉब करते हैं। वो लोग हमारे एसेट्स होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे लोग, लेकिन वो यहाँ पे अंग्रेज़ी वाला सफ़र करके इतने थक जाते हैं कि फिर वो उर्दू वाला सफ़र करके बाहर जाके वहाँ जॉबें कर रहे होते हैं। हम अपने एसेट्स को यूज़ नहीं कर पाते और यहाँ पर अगर वो रहते हैं तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है, फिर उस पर टैक्स इतना भारी होता है। ये चीज़ें हम क्यों मलूज़े खातिर नहीं रखते हैं, इसको हम क्यों संजीदा नहीं लेते हैं? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि सैलरीड क्लास पे टैक्स कम से कम होना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ सैलरीड क्लास को टैक्स हुआ है और वो बहुत ज्यादा हो गया। सवाल ये है कि 25% सैलरी बढ़ी है और उनके टैक्स की आमदन में या टैक्स लायबिलिटी में फर्ज करें 4%, 3%, 2%, 5% इजाफा हुआ है, तो जो आपने सैलरी बढ़ाई है उसी में से उसको एडजस्ट कर ले ना। तो ये समझ लें कि अगर 5% टैक्स उनका बढ़ गया है तो 20% उनको उनकी तनख्वाह बढ़ी होगी। सो इजाफे में से कुछ लिया है, फिर 20% तो ना बढ़ी उसमें से पहले कटौती करके तो बाकी बच गई, वो बढ़ गई ना। देखें ना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि 25% तनख्वाहें बढ़ाई है ना, ठीक है, आम आदमी की 6 लाख की तक जिसकी आमदन है, आप उसमें से टैक्स काट के कह दें कि चलिए ठीक है 19 से 20% आप समझ ले इजाफा हो गया 25 की बजाय, ठीक है ठीक है जी। तो ऐसे देखिए, ये गवर्नमेंट का मसला क्या है, गवर्नमेंट के हाथ तो बंधे हैं ना, करें क्या, कर्ज लेके चलना है और टैक्स लगा के अब टैक्स रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो पाएगा। जिन पे टैक्स लग रहा है वो अलग धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब इससे इंडस्ट्री बैठ जाएगी, इससे जो तामीराती शोबा है या हाउसिंग सेक्टर है वो बैठ जाएगा, उससे 20-25 इंडस्ट्रियां बैठ जाएंगी, लाखों लोग बेरोजगार हो। इसी तरह टोबैको वाले हैं, दूसरे सब। अब सवाल ये है कि अगर इनको टैक्स नहीं करना तो किसको करना है, कहां से लाना है? अब सवाल ये जो है कि जी आप एफिशिएंटली टैक्स क्यों नहीं करते? सर ये सवाल से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हम? जैसे एक नाजुक मोड़ है जो खत्म ही नहीं हो रहा, सालों से सुनते आ रहे हैं कि नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं। इसी तरह ये जो सवाल है ये हर दफा सवाल ही होता है, इसका जवाब हम तलाश नहीं कर पा रहे। नहीं, नाजुक मोड़ का इशू और है। नाजुक मोड़ हमारे इलाकाई इंस्टेबिलिटी है और हमारे अपने कर्मो जर्मों की सजाएं भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त सवाल का जवाब क्या है? आज हमारे ठीक है ना, गवर्नमेंट ने काम करना है, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बढ़ाना है। अब टैक्स लगाना है तो 2 रुकावटें होती है। एक तो हर तबके का नुमाइंदा हमारी असेंबलियों में मौजूद होता है, हमारी सेनेट में मौजूद होता है, इंडस्ट्रियलिस्टों के भी हैं, ट्रेडर्स के भी हैं, माफियाज जो बने हुए हैं, सीमेंट वाले हैं, सिगरेट वाले हैं, बाकी हैं और बहुत सारे शुगर वाले हैं, सबके नुमाइंदे बैठे हैं, इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी हैं और वो अपने अपनी सेक्टर्स के ऊपर टैक्स को रजिस्ट करते हैं। अब क्या अवाम इसका कोई इलाज निकालेगी कि इन जो मुख्तलिफ इलाकों के या मुख्तलिफ सेक्टर्स के नुमाइंदे बैठे हैं इनको जरा पीछे करें? ऐसा भी नहीं होगा। अब जब ये नहीं होगा तो वो हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उसने टैक्स लगा के आगे बढ़ना। दूसरा काम, हमारी मशीनरी, टैक्स की मशीनरी, गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से ये तवक्को करना कि वो एकदम टैक्स की मशीनरी को ठीक कर लेगा, कहाँ से आएंगे वो टैक्स वाले? हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां, यही होंगे ना वो मशीनरी जिनके जरिए टैक्स इकट्ठा करना है। और उस मशीनरी का हाल पाकिस्तान की रियासत के बाकी इदारों जैसा है, ठीक है, और इसी के साथ आपने आगे बढ़ना है। तो आइडियलिज्म ये है कि क्यों नहीं हम बरतानिया बन जाते, क्यों नहीं हम डेनमार्क बन जाते, नॉर्वे बन जाते, लेकिन हम वैसा मुल्क है नहीं, हम ऐसा समाज है नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी एक चीज़ पर बड़ा एतराज़ करती है जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। ये जो कुछ ऐसे हमारे इदारे हैं जिनको सफ़ेद हाथी का नाम दिया जा रहा है कि जो कमा कर कुछ नहीं दे रहे हैं, उल्टा बोझ बने हुए हैं, जैसे कि PIA की हम बात कर लें और भी इस तरह के इदारे हैं,
सर आपको नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए? फिर इतने लोगों की भर्ती, फिर उनकी तनख्वाहें, वो इदारे इतना कमा नहीं रहे जितना वहाँ के लोगों के जो अखराजात हैं, जो सैलरीज की सूरत में अदा करने होते हैं, तो बोझ बने हुए हैं वो मईशत के ऊपर। और ऑलरेडी हम कर्ज़ों पर हैं, IMF के हम सॉरी टू से मोहताज हैं। क्या प्राइवेटाइजेशन का क्या मसला, क्या रोला, क्या ख़त्म कब होगा ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि IMF कोई हमें बंदूक रख के तो पैसे देने आया नहीं ना कि हमसे पैसे जरूर लो। हमारे पास पैसे नहीं है, हमें तो हमारी मजबूरी है ना, बिल्कुल हमें लेने हैं, ठीक है। लेकिन ना वो हमें कोई मजबूरी के तहत ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मैंने बैंक से पैसे लेने हैं। मैं बैंक के पास जाऊंगा ना, मैं बैंक की शरायत मानूंगा। अगर नहीं मानूंगा, बैंक मुझे कर्जा नहीं देगा। तो ये लेंडर एजेंसीज को ये कहना कि वो बड़े जालिम, वो बड़े फलां, वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन हम एक मजबूरी के तहत उनके पास गए हैं। अब सवाल ये है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं। नेशनलाइजेशन दुनिया के एजेंडे के साथ आप चल रहे होते हैं ना। जब हमने नेशनलाइजेशन की थी उस वक्त वर्ल्ड पॉलिसी, वर्ल्ड इकोनॉमी नेशनलाइजेशन के तहत चल रही थी, उसकी डिमांड थी। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में नेशनलाइजेशन हुई, बरतानिया में हुई, फ्रांस में हुई, इंडिया में हुई और हमारे यहाँ भी हुई। बहुत बेकार ये प्राइवेटाइजेशन, ये नेशनलाइजेशन जो थी उसका इशू ये आया कि आपने इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ चलना है। अब एक वक्त आ गया है, बिलाशुबा ये इदारे गैस गजलर्स हैं, ये हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं, हमारे सारे मसाइल को खा रहे हैं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। अब सवाल ये है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ व्हाट सॉर्ट। अगर हम कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उससे मुराद क्या है और हम क्या चाह रहे हैं? अब जरा ये समझने की जरूरत है। ये जनरली कह दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एक है कि आप 100% आउटराइट सेल कर देते हैं। आज PIA नुकसान में है, स्टील मिल नुकसान में है, रेलवे नुकसान, आप कहते हैं जिनको सेल करो, कुछ नहीं मिलता, जीरो में दे दो। ओके, वेरी गुड। दूसरा, लायबिलिटी पे ऑफ हो गई, आइंदा कर्जे आपको नहीं लेने पड़ेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। एक तरीका ये है। हम ये कह रहे हैं कि ओके, ये इदारे प्राइवेटाइज करें लेकिन पार्शली कर दें। आप इनके शेयर्स जो हैं, उन शेयर्स को 50% तक, 49 तक, 46 तक, 48 तक ये शेयर जो है आप तकसीम करें, वह बेचें। और ये शेयर बेच के आप 50% के साथ एडमिनिस्ट्रेशन दे दें। और फिर आप, अगर वो नई मैनेजमेंट इन इदारों को चला के कामयाब कर लेती है, उनको सपोर्ट करें, उनको सहूलत दें। और अगर वो अपने शेयर को, उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं कि फर्ज करें PIA का शेयर आज 5 रुपए का है और हमने 50% शेयर ले ऑफ कर दिया, मैनेजमेंट दे दी, तो 50% शेयर अगर हमारे पास है, कल वो शेयर अगर 20 रुपए का हो जाता है, तो 15 रुपए शेयर की कीमत बढ़ा के आप जो उसका लॉस है उसी को कम करेंगे ना, गवर्नमेंट का फायदा होगा ना। तो हम कह रहे हैं कि ये पार्शियल प्राइवेटाइजेशन करके देख लें, ये भी बहुत कामयाब फार्मूला रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपने क्लियरली बता दिया कि पीपल्स पार्टी को प्राइवेटाइजेशन से कोई मसला नहीं है। और आगे जो आपका मौके से आपने समझा दिया, पार्टनरशिप करें। ठीक है, हम कह रहे हैं ना पब्लिक प्राइवेट, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है कि एक सर्टेन शेयर आप सेल करते हैं और मैनेजमेंट दे देते हैं और बाकी शेयर गवर्नमेंट का रहता है। और कल उस शेयर की अगर कीमत बढ़ जाती है तो अगर वो शेयर आप बेचते भी हैं तो वो आप हायर रेट में बेचते हैं। सर वो भी बड़ा पेचीदा सी सूरत हाल नहीं हो जाती? चले खैर ये लंबी डिस्कशन नहीं, हमारे पास नहीं, PTCL हमारे पास मिसाल है और कई इदारे जो गवर्नमेंट बैंक हैं, ये गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किए थे और उस वक्त जो प्रॉफिट कमा रहे थे उससे कई गुना प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हैं आज। चलें, ठीक है। अच्छा, ये जो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की है वज़ीर आज़म साहब ने, और जवाब में जो हैं PTI ने भी जो बानी चेयरमैन उसकी रिहाई समेत आपको पता है कुछ मुतालिबात की एक लिस्ट है जो सामने रख दी है। तो जो पीपल्स पार्टी है, आपकी पार्टी, क्या ये मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए PTI के ये जो मुतालिबात की एक लिस्ट है इसकी हिमायत करेगी? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी होगी? आपकी पार्टी का क्या किरदार होगा? मेरी जमात का मौक़िफ़ तो जी बहुत अरसे से आपके सामने है, लोगों के सामने है। हम तो जब खान साहब आए थे उस वक्त भी मुज़ाकरात चाहते थे। हमने तो बीबी शहीद की ज़िंदगी में ये सबक सीखा था कि अकेले इस मुल्क को आप एक बेटर गवर्नेंस या एक जो सिविल सुप्रीमेसी है उसकी तरफ नहीं ला सकते, बल्कि आपको इदारा जाती इस्लाहात के लिए
सारी कौमी क़यादत को, सियासी जमातों को इकट्ठे होना होता है, तभी बेहतरियां आ सकती है। यही हमारा फिलॉसफी उस वक्त थी और आज भी है। हमने 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने और फ्लोर ऑफ द हाउस जो तकारीर की वो मौजूद है। उसके बाद हमारे खिलाफ केसेस बने, जेलें आई, सब कुछ हुआ। इवन देन हम कहते रहे कि नहीं यार, आप इसके अलावा चारा कोई नहीं है। हमारे दोस्त, हमारे कारकुन, हमारे साथी भी कहते हैं कि क्यों कहते हो ये, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा लर्न लेसन ये है कि डायलॉग के जरिए डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, तो उसका इलाज यही है। तो अब मेरी जमात तो आज भी कह रही है, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 16 माह की, उसमें भी पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने जमाती तौर पे डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। हम साथ चले थे, लेकिन खान साहब और डायलॉग कामयाब हो गए थे। अगर हमारी बात वो मान ली जाती उस वक्त, तो आज पाकिस्तान में 9 मई होता और अब तक नए इंतखाबात के नतीजे में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई होती। अब भी ऐसे ही है, लेकिन एक और ज्यादा बेहतर सूरत होती। उस वक्त इमरान खान ने काम खराब कर दिया। इन इलेक्शंस के बाद भी हमने कोशिश की, हमारी जमात ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बैठ के फैसला किया कि डायलॉग करना चाहिए। इसमें बड़ा इख्तलाफ था कि एक तरफ से गाली गलौज की जुबान है और आप डायलॉग की बातें करते हैं, लेकिन सेंस प्रिवेल करके यही पीपल्स पार्टी की मैच्योरिटी है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया कि नहीं, हमें डायलॉग करना चाहिए और हमने डायलॉग के लिए कमेटी बनाई। अगली सुबह इमरान खान साहब ने कहा सारी दुनिया से डायलॉग होगा, इन 3 जमातों से जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, डायलॉग नहीं। तो हम तो हर दौर में कहते हैं। जरदारी साहब ने अब भी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि किसी एक के पास मसाइल का हल नहीं है। बिलावल साहब अपनी 10 स्पीचेस में, प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं। हमारी जमात अगर कोई डायलॉग का अमल खुलता है तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करेगी, लेकिन शराइत रख के मशरूत डायलॉग कभी फ्रूटफुल नहीं होते। सो हमारा ख्याल ये है कि शर्तें रख के नहीं। पीटीआई अपनी जो एजेंडा लिस्ट हो वो अपना एजेंडा दे, उस पे इन इश्यूज पे भी बात कर ली जाए, दीगर इश्यू पर भी बात कर ली जाए। अब अगर इमरान खान साहब का मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए, उनके साथियों को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम के लिए कि जी हमारा मैंडेट छीना गया, मैंडेट वापस करें। अच्छा जी, वो वापस हो गया, फिर डायलॉग इनसे करना क्या है? फिर वो डायलॉग क्या करना है? तो इन्हीं चीजों का डायलॉग होना है ना, यही इनका तकाजा है। सो उनको चाहिए कि वो एजेंडा आइटम के तौर पे अपने मुतालबात रख ले, शरायत के तौर पे ना रखे। शरायत के तौर पे रखेंगे, डायलॉग कामयाब ना होंगे ना कामयाब होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अमेरिका ने पाकिस्तानी इलेक्शंस, जो हमारे इंतखाबात हैं, उसको शफाफ और मुनसिफाना मानने से इनकार किया है, अमेरिकी जो कांग्रेस की करारदाद है, इसके आप क्या असरात होते देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल में, या अभी हालात की अगर हम बात करें? और जवाब में जो पाकिस्तान ने करारदाद लाने का कहा है, यकीनी तौर पे जवाब है, या फिर इसका हम कह सकते हैं कि कुछ फ़ायदा भी होगा प्रैक्टिकली अगर हम बात करें? इसके नफे नुकसान कुछ नहीं होता जी, एक नॉन बाइंडिंग किस्म की सूरत हाल होती है। ठीक है, उनकी कांग्रेस ने करारदाद दी है, हमारी तरफ से जवाबी करारदाद आ जाएगी और बिलाशुबा ये किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मदाखलत का अमल है। एक जमात अगर उसको बहुत वेलकम कर रही है तो वो वही है ना जो कल कह रही थी एब्सोल्युटली नॉट। वही कह रही थी ना कि हमारे मामलों में मदाखलत की है। वो यही कह रहे थे ना कि ये मेरे पास साइफर है, हमारे मुल्क की मामलात में अमेरिका ने मदाखलत की है। हम यही कह रहे थे कि जनाब इस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो आज आप अमेरिका के स्टेटमेंट को, क्योंकि ये आपको साइकोलॉजिकली सपोर्ट कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि जनाब ये बड़ा अच्छा है, ये तो हमारी जमात को देखे, इलेक्शन जो है हमारा मुतालबा मान लिया गया है। ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है। इसको आज सारी पार्लिमान को जवाब देना चाहिए, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, और इस पे तहम्मुल से जवाब देना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अमेरिकन किसी असूल के तहत नहीं चलते। पाकिस्तान में आज तक जितने मार्शल लॉ आए, अयूब खान के मार्शल लॉ से लेके मौजूदा तक, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो जितनी गैर जमहूरी हुकूमतें आई, उन सारी हुकूमतों के अमेरिकन का रवैया कंपैरेटिवली सख्त रहा, और मार्शल लॉ को और आमराना हुकूमतों को हमेशा बहुत अच्छे हाथों लिया, उनको सपोर्ट किया, उनकी मदद की। ठीक है, और क्यों वो उनको इस रीजन के अंदर उनके मफादात के तहत था। अब भी सूरत हाल ऐसी है, एक जमात को आलमी सपोर्ट भी हासिल है एक ग्रुप की, उनकी लॉबिंग हो रही है, और उन्होंने बड़े अरसे से ये काम शुरू किया था, और उसके आज अगर नताइज आए हैं तो ये याद रखिए, जब हम अफगानिस्तान के अंदर
एंगेज थे और अमेरिका के साथ, बल्कि उसके फ्रंट लाइन रनर थे। हम जंग लड़ रहे थे और हमारे खिलाफ ये तो रेजोल्यूशन हुआ है ना जो नॉन बाइंडिंग है, बाकायदा लेजिस्लेशन कर दी थी उन्होंने। लेजिस्लेशन करके पर्सनल अमेंडमेंट, जब पाकिस्तान एंड जंग के दरमियान खड़ा था उस वक्त लेजिस्लेशन करके, लेकिन उन्होंने उसको सस्पेंड करके रख लिया, उसको अमल दरामद नहीं किया। और जिस दिन अमेरिका उस जंग से बाहर निकला, अगले दिन उन्होंने पर्सनल अमेंडमेंट को इफेक्टिव करके हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। तो ये कोई नया काम नहीं है, पाकिस्तान को इससे कोई अमली नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी ये रियासत का, ये उनकी असम्बली का एक करारदाद है, उनका एक ओपिनियन है, उनकी हुकूमत का नहीं। लेकिन बहरहाल ये हमारे मामलात में मदाखलत है। और आज हमने देखना है कि पीटीआई जो कल कह रही थी कि एक साइफर, एक अहलकार, पाकिस्तानी एक अहलकार को बैठ के किसी मीटिंग में एक बात करता है, बल्कि किसी चाय खाना में बैठ के एक बात करता है, उसको तो हम कहते हैं कि ये हमारे मामलात में मदाखलत है और फला फला है, लेकिन इसको हम मदाखलत नहीं मान रहे। ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा सर, ये पंजाब में जो हत्या की इज्जत का कानून पास हो गया है, इस पर पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ ही आ रहा है कि जिस पे पीपल्स पार्टी की कोई मर्ज़ी, रज़ा, मंशा शामिल नहीं है। और मुखालिफिन जो हैं पीपल्स पार्टी के गवर्नर के बाहर जाने या उनकी कह लें कि जो एब्सेंस है, गैर मौजूदगी है, उसमें कानून पे दस्तखत होने को बाकायदा नून लीग को पीपल्स पार्टी का मुकमुका कह लें, मुकमुका करार दे रहे हैं। क्या वाकई मुकमुका है ये, क्या है, या ये वाकई इधर से वो बाहर गए, उधर से दस्तखत हो गए, इत्तेफाक है सीन? गुजारिश ये है कि गवर्नर साहब ये बिल पास हुआ, उनका अपना व्यू उस पे आ गया, उन्होंने पार्टी मौक़िफ़ की तर्जमानी कर दी। सही। उसके बाद कुछ दिन गुजर गए और उसके बाद उन्होंने अपने शेड्यूल टूर में बाहर जाना था, वो चले गए। अच्छा, अगर वो इस मुकमका के नतीजे में गए तो क्या होता अगर वो बैठे रहते और साइन ना करते? तो 15 दिन और 4-5 दिन के बाद 15 दिन पूरे हो जाते। 15 दिन के बाद तो गवर्नर अगर साइन नहीं भी करता तो वो बिल वापस जाता, पास होता और वो कानून होता। सो हमें क्या ऐसी कहमत आई हुई थी कि उसके लिए मुल्क छोड़ के बाहर जाएं, छुट्टी लें, फलां करें? वो तो बिल वैसे ही पास हो जाना था, किसी के सिग्नेचर के बगैर भी हो जाना था। कानून देखे ना, हमारे मुखालिफिन को क्योंकि पीपल्स पार्टी पे एतराज करने का कोई जवाब नहीं मिलता तो ये कर लेते हैं। और हम ये समझते हैं, मेरी जाती राय ये है कि इस बिल के अंदर सुकम होंगे, कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं हुई होगी, हमसे भी नहीं हुई, लेकिन कानून बनाना एक असेंबली का इख्तियार है, उसके इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कानून अच्छा नहीं बना, कानून गलत भी बन जाते हैं। ये गलत कानून फर्ज करें कानून आपकी नजर में गलत बन गया, तो इस कानून की तस्हीह करने के लिए तहर्रुक किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, अपोजिशन की बाकी जमातें भी कर रही हैं, और हुकूमत के अपने लोग भी कह रहे हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, एहसन इकबाल साहब ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि भाई इस कानून को पहले कंसल्टेशन नहीं हुई, अब कर लेते हैं। सो इख्तियार असेंबली का है और असेंबली कोई पाबंद नहीं है कि वो फलां से मशवरा करे, फलां से करे, कर ले तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो अब भी हमें ये देखने की जरूरत है कि उस कानून के सुकम दूर कर। ठीक है। अच्छा सर, ये जो अज़्म इस्तेहकाम है, इस पे भी मैं ज़रा आपकी राय जानना चाहूँगी कि ये इस पर भी बड़ा एक अभी से लोगों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जिसमें KPK के वज़ीर आला साहब सर फहरिस्त हैं, अली मिन गंडापुर साहब। ये पूरा मामला जो कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई भी ऑपरेशन हो, बड़े अज़म के साथ तमाम पाकिस्तानियों को एक पेज पर होना चाहिए। बिलाशुबा ऐसा ही है जी। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट से एक थोड़ी सी गलती ये हुई है, ये गलती नहीं हुई, शायद वो उस तरह उसको देखा नहीं गया कि जिस दिन ये फैसला हुआ, ये ऑपरेशन है क्या जी? ये ऑपरेशन जिस तरह बदात की गई है कि ये पहले से तयशुदा जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्लान है उसी के तहत है, और इसमें होगा ये कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इंटेलिजेंस की इत्तलात के ऊपर ऑपरेशन होंगे। ये मुल्क के अंदर ऑलरेडी जारी रहे हैं, इसी तरह का ऑपरेशन होगा। मुल्क में जारी पहले जो ऑपरेशन थे उसमें कोई सियासी इंतकाम किसी जमात से नहीं लिया गया, किसी जमात के खिलाफ ये ऑपरेशन नहीं किए गए, अब भी नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन ये फैसला हुआ था उसी दिन इसकी वजाहत जारी करनी चाहिए थी वजारत इत्तलात को या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को, और उसके ऊपर प्रेस ब्रीफ करना चाहिए था, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस करने चाहिए थे। 4 दिन बाद जो किए गए अब भी हो गए। अभी कौमी क़यादत को इन कैमरा जो है वो बुला के इस पे ब्रीफ कर लेना चाहिए, और बाकी लोगों को भी चाहिए कि
इसकी रूह को देखें और सिर्फ अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक कौमी इशू को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।